असम के नगांव से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक ड्रग्स तस्कर ने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश की। बताया गया कि इस आरोपी को एक दिन पहले ही पुलिस ने पकड़ा था और थाने में बंद किया था, लेकिन दूसरे दिन वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर थाने से भाग निकला। उसकी इस हरकत से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने उस ड्रग्स तस्कर को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। पुलिस की तेज रफ्तार की वजह से वो ड्रग्स तस्कर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। हालांकि उसे पकड़ने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी की सड़क पर एक बाइक सवार से हल्की टक्कर हो गई। बीच सड़क पर उसे दबोचने के बाद पुलिस वाले तुरंत उसे थाने की तरफ ले गए। इस घटना से नगांव के थाने में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन आरोपी के पकड़ में आने से वहां सभी ने चैन की सांस ली। सौभाग्य की एक बात यह कि असम का नगांव शहर पिछले 2-3 साल से नशे के कारोबार का अड्डा बना हुआ है, जहां से ड्रग्स की खेप पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भेजी जा रही है और उसके बाद भी थाने के लॉकअप में ड्रग्स बेचने के आरोपी को पुलिस ने खुला छोड़ा। जो फरार हो जाता तो पुलिस अफसरों को जवाब देना भारी पड़ता। खट्टर सरकार ने दावा किया कि हरियाणा के गांवों में कोरोना बढ़ने की वजह किसान आंदोलन है। न्यूज़ 18 के मनोज कुमार की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि लंबे वक्त से चल रही किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के गांवों में कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई और हरियाणा के जो किसान दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हुए, उनके गांवों ने कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़े। रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा के जिस भी गांव के किसान नियमित तौर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए, उन सभी गांवों में कोरोना बहुत तेजी से फैला। महाराष्ट्र के जलगांव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कार्रवाई से भड़के फल दुकानदार पुलिस वालों से भिड़ गए। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक इलाके में सुबह 11 बजे के बाद भी फल की कुछ दुकानें खुली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया, जिस पर उन दुकानदारों को इतना गुस्सा आ गया कि वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए। उन्होंने फल दुकानदारों को हटाने की कोशिश की, साथ ही पुलिस वालों को भी समझाया। तब तक वहां कई लोग जुट गए, लेकिन किसी को भी कोरोना के खतरे का ख्याल नहीं रहा, क्योंकि इस भीड़ में किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। पुलिस वाले भी बिना मास्क के ही नजर आए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने उन दुकानदारों को वहां से हटा दिया। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही फल और सब्जियों की दुकानें खोलने का आदेश दिया था। सौभाग्य की एक बात यह कि फल और सब्जी की दुकानें जरूरी सामान की लिस्ट में हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि फल और सब्जी बेचने वालों को महामारी बख्श देगी और हम इतने जाहिल हैं कि समय से घर जाने के लिए कहने पर पुलिस के साथ भी मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। किसान आंदोलन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सख्त रुख दिखाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मामले में आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजा और वहां की सरकारों से सवाल किया कि क्या किसान आंदोलन की वजह से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ रहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महामारी के बावजूद जारी आंदोलन की शिकायत की गई, जिसमें शिकायत करने वाले ने यह दावा किया था कि अब तक अलग अलग वजहों से 30 किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आयोग ने तीनों राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और यह भी पूछा है कि क्या आंदोलन की वजह से किसानों और दूसरे लोगों की जान को खतरा नहीं है। हरियाणा के पलवल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका पता चलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। बताया गया कि इनमें एक परिवार ने अपने घर में सुंदर कांड का पाठ रखा था, जिस पर उनके पड़ोसी नाराज हो गए और उन्होंने पूजा कराने पहुंचे पंडितों और अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। उस परिवार के एक सदस्य ने अपने घर की महिला को डंडा लाकर दिया, जिसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाली 85 साल की एक बुजुर्ग को उससे खूब मारा। वो बुजुर्ग भी उसे डंडे से मारने की कोशिश करती दिखी। इस बीच उनकी बहू उन्हें बचाने के लिए आगे आ गई, लेकिन उसे भी मारपीट करने वाली महिला और उसके घर के एक दूसरे सदस्य ने जमकर डंडों से पीटा। उनका लड़का भी बुजुर्ग से मारपीट करने में पीछे नहीं रहा। आखिरकार वो सड़क पर गिर गई। ऐसे में दूसरे परिवार के बाकी सदस्यों ने भी उन्हें नहीं बख्शा। दादी को और मेरी मम्मी को और मुझको मारा था। मारपीट के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे दर्ज है और अभी जेर तफ्तीश मामला चल रहा है। इस मारपीट में बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी गंभीर चोटें आईं। सौभाग्य की बात है कि धर्म कर्म जब धंधे से जुड़ जाता है तो सुंदरकांड भी खूनी कांड की वजह बन जाता है, जैसा कि पलवल में हुआ।
जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले खुद तंत्रमंत्र करते हैं और अपने इलाके में दूसरे पंडित को पूजा के लिए बुलाए जाने पर भड़क गए। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से केस दर्ज कर लिया है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हाल में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए नए सिरे से सुरक्षा रणनीति तैयार करने की खबर है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत आतंकियों से निपटने के लिए कश्मीर जोन के पुलिस अफसरों और सीआरपीएफ को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया। साथ ही सुरक्षा बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पर भी जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग नाकों पर सुरक्षा बल की विशेष तैनाती की जाएगी ताकि आतंकियों के भागने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सके और इसके अलावा आतंकियों और संदिग्धों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। इतना ही नहीं, संवेदनशील इलाकों की पहचान कर चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया ताकि वारदात से पहले ही आतंकियों को नाकाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के शामली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स ने एक मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने ये हरकत अपनी पत्नी से झगड़े के बाद की और फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर चढ़कर नौटंकी करने लगा। इस शख्स ने अपनी सनक में आकर केवल टावर पर चढ़ने का ड्रामा ही नहीं किया, बल्कि उसने वहां से कूदकर जान देने की धमकी भी दी। इस दौरान उसकी ये सारी कारस्तानी देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें खड़े कुछ लोग उसके इस नाटक का मजा लेते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने उसे नीचे आने को कहा। लेकिन इस शख्स ने उनकी बात नहीं सुनी और वो टावर पर बंदरों की तरह कभी इधर उधर चलने लगता तो कभी वहां बैठ जाता। उसकी ये हरकत देखकर वहां खड़े लोगों की सांसें अटक रही थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया, जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे जैसे तैसे समझाया और वो टावर से नीचे उतरा। जिसके बाद अपनी जान को खतरे में डालने वाले इस शख्स ने इस सारे ड्रामे की वजह बताई। पुलिस ने भी उससे पूछताछ की और उसे भरोसा दिया कि वो उसकी पत्नी और बच्चों को घर बुलाने में मदद करेगी। सौभाग्य की एक बात यह कि मियां बीवी के झगड़े सुलझाने के लिए हर जिले में फैमिली कोर्ट है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे क्योंकि टावर पर चढ़ना आसान लगता है। मूर्खता में यह भी याद नहीं रहता कि जान चली गई तो झगड़ा सुलझे न सुलझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के नारदा घोटाले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि जांच एजेंसी ने इस मामले से जुड़ी अपनी याचिका वापस ले ली और अब इसकी सुनवाई के लिए वो कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार लगाएगी। असल में नारदा घोटाले में मंत्री फिरहाद हकीम समेत टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आरोपी नेताओं को नजरबंद करने और उनसे वहीं पूछताछ करने का आदेश दिया। साथ ही जजों ने आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर भी विचार करने की बात कही थी, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की और यह दलील दी कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने अदालत और सीबीआई दोनों पर दबाव बनाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही जांच एजेंसी को 2 विकल्प भी सुझाए कि या तो वो याचिका वापस ले या अदालत सुनवाई के बाद इसे खारिज कर देगी, जिसके बाद सीबीआई ने अर्जी वापस लेने में ही अपनी भलाई समझी। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला पर अपनी सास की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि महिला ने पति के साथ मिलकर अपनी ही सास की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर करीब के एक नाले में फेंक दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला एक बोरे को सड़क पर घसीटती दिखाई दी। वो महिला सड़क के दूसरी तरफ पहुंची और बोरे को नाले के किनारे कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया। बाद में बदबू फैलने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। तिच्या सासूचं म्हणजे मयतीचा ब्लाउजने गळावून खून केला होता। इसी बीच सीसीटीवी वीडियो की वजह से महिला और उसके पति की करतूत सामने आ गई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य की बात है कि सास बहू के मामूली झगड़े का यह डरावना पहलू है, जिसमें बहू के साथ महिला का बेटा भी पेशेवर अपराधी की तरह हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश करता दिखा और 4 दिन तक उसने मां का शव भी छिपाए रखा। डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में भी लॉन्च कर दिया गया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी रॉश इंडिया ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में भी उतार दिया। 1200 mg का ये एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाओं केसरीविमाब और इम्निविमाब से मिलकर बना है। कोरोना की चपेट में आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसी दवा से इलाज किया गया था। भारत में इस दवा को सिप्ला बेचेगी और इसकी 1 डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए रखी गई। फिलहाल ये दवा बड़े अस्पतालों और कोविड सेंटर को ही मुहैया कराई जाएगी।
ये दवा कोरोना के हल्के और कम गंभीर लक्षण वाले उन मरीजों को दी जा सकेगी जिनकी हालत बिगड़ने का खतरा ज्यादा हो। दावा किया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई। मध्य प्रदेश के दतिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रैक्टर की टक्कर से मंदिर का प्रवेश द्वार टूट गया। बताया गया कि नगर निगम ने 8 साल पहले इसे बनवाया था, जिसे उस ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त वहां 2 महिलाएं बैठी हुई तो कुछ वहां से गुजरती नजर आईं। 2 मोटरसाइकिलें भी ठीक उसके नीचे थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी बेकाबू ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर से मंदिर का प्रवेश द्वार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोग वक्त रहते मलबे से दूर भाग गए। एक आदमी तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागा। देखते ही देखते वहां धूल का गुबार छा गया। जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी वहां पहुंच गए। फॉर्चुनेटली किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। बाद में मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया था। सौभाग्य की एक बात है कि दतिया में यह हादसा पीताम्बरा पीठ मंदिर के पास हुआ और इस हादसे ने ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से ज्यादा सवाल सड़क पर प्रवेश द्वार बनाने वाली सरकारी एजेंसी पर खड़े कर दिए कि 8 साल पहले बना यह ढांचा ट्रैक्टर की एक टक्कर में जमींदोज कैसे हो गया। इसी का जवाब ढूंढने के लिए 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां तेल कंपनी HPCL की एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिससे उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इससे पहले वहां एक धमाका हुआ, जिसके बाद उस रिफाइनरी में आग फैलती चली गई। वहां से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोग घबरा गए। आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। इस बीच रिफाइनरी से निकल रहे धुएं ने सबकी धड़कनें कुछ पल के लिए थाम कर रख दी। काफी देर तक वहां काला धुआं आसमान की तरफ उठता रहा, जो कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया। ऐसे में लोगों को यह डर सताने लगा कि उन्हें आग का इससे ज्यादा भयानक रूप कहीं देखने को न मिल जाए। लोग अपने मकानों की छत से ये तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। सौभाग्य की एक बात है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी के जिस हिस्से में आग लगी वहां कच्चे तेल की प्रोसेसिंग होती है और वहां आग से बचाव के फुल प्रूफ इंतजाम भी हैं। फिर आग कैसे लगी उसकी जांच की जा रही। एंटीगा एंड बारबुडा में रह रहे PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के अचानक लापता होने की खबर है। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की रिपोर्ट है कि आरोपी मेहुल चोकसी 23 मई को एक रेस्टोरेंट के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद उनको नहीं देखा गया और बाद में सिर्फ उनकी कार मिली, जिसके बाद 23 तारीख को ही वहां के पुलिस स्टेशन में चोकसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेकिन अभी तक आरोपी हीरा कारोबारी का कोई सुराग नहीं मिला। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी 2018 में देश छोड़कर भागे थे और एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता हासिल कर वहां शरण ली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों के इलाज की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे। वहां पिछले 2 हफ्तों से प्रदेश के वो अलग अलग जिलों के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से पहले बच्चों के इलाज की तैयारियों का हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, दौरे पर हैं और आप देख सकते हैं कि BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। वहीं बच्चों के वार्ड में जाने से पहले योगी आदित्यनाथ अपने हाथों को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। इसके बाद वो डॉक्टरों की टीम के साथ अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों के पास गए। इस अस्पताल के सभी वार्ड को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर एम्स का भी दौरा किया। सौभाग्य की एक बात यह कि गोरखपुर के अलावा आसपास के जिलों के बच्चों के इलाज के लिए लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, वहां के एम्स और जिला अस्पताल से ही है। और महामारी की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा देख सीएम योगी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए ICU के बेड का इंतजाम अभी से करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने कोरोना मरीजों के लिए किफायती वेंटिलेटर तैयार किया। इन छात्रों ने बताया कि कोरोना के दौर में अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए उन्हें इसका आइडिया आया।
जिसके बाद उन्होंने कबाड़ और घरेलू चीजों के इस्तेमाल से ही वेंटिलेटर बना दिया। बताया गया कि ये वेंटिलेटर भले ही अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर से अलग दिखता हो, लेकिन ये काम वैसे ही करता है। सामने आई तस्वीरों में दोनों छात्र इसे चलाकर दिखाते नजर आए। इस वेंटिलेटर को इंटरनेट से भी जोड़ा गया है, जिससे डॉक्टर दूर रहकर भी मरीज की हालत देख सकेंगे कि उसको एक्सेस कर सकता है कि पेशेंट की ईसीजी क्या है, उस पोजीशन क्या है। छात्रों ने दावा किया कि बाजार में मौजूद दूसरे वेंटिलेटर से ये काफी सस्ता है और कोरोना से लड़ाई में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। बाजार में वेंटिलेटर्स लाखों में मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है सस्ता भी बनेगा। इसे बनाने वाले जहांगीर अहमद और साजिद नूर ने सरकार से मदद की अपील की ताकि वो अपने वेंटिलेटर में और सुधार कर इसे बाजार में उतार सकें। सौभाग्य की बात यह कि ऐसे हुनरमंद और प्रतिभाशाली नौजवानों की मेहनत का फायदा तभी है जब उनकी कोशिश को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वेंटिलेटर के इस सस्ते मॉडल को परखा नहीं गया तो इसका हाल भी पिछले साल बने रूदार नाम के वेंटिलेटर जैसा होगा, जिसे जम्मू कश्मीर के ही इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया था और वो किसी को याद तक नहीं है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक फरार आरोपी के अवैध ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसे गिरा दिया। बताया गया कि इम्तियाज खान नाम के बदमाश ने बिना इजाजत के इलाके की जमीन पर कब्जा कर वो मकान बनाया था, जिसे प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में गिरा दिया गया। उस 2 मंजिला मकान को गिराने के लिए मजदूरों के साथ एक खुदाई करने वाली मशीन भी लगाई गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की। इससे पहले कि विरोध तेज होता, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभी लोगों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें हटा दिया। जिस शख्स का मकान गिराया गया उस पर आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण के मामले में फर्जीवाड़े का आरोप भी है। अतिक्रमण करके इस पे अवैध रूप से मकान बनाया गया था। बताया गया कि फर्जीवाड़े के बाद से ही वो आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। सौभाग्य की एक बात यह कि मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ अभियान महामारी की वजह से धीमा पड़ा था, जो बुरहानपुर में जमीन घोटाले का शोर मचने के बाद फिर शुरू हुआ। और इसमें पहली कार्रवाई उस आदमी पर हुई जिसे तालाब के लिए ली गई जमीन का मुआवजा हड़पने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा। यूपी के हापुड़ जिले के 11 गांवों में लोगों की सूझबूझ और सावधानी की वजह से अब तक कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया। कोरोना से खुद को बचाने के बाद इन सभी गांवों का जोर अब वैक्सीन लगवाने पर है, ताकि कोरोना से चल रही जंग में हर किसी को सुरक्षा कवच मिल सके। जिन 11 गांवों में कोरोना अपने पैर नहीं पसार पाया, उनमें हापुड़ जिले का अब्दुल्लापुर गांव भी शामिल है। न्यूज 18 की टीम जब गांव में पहुंची तो वहां के ग्राम प्रधान रास्तों और मकानों पर दवा का छिड़काव करते नजर आए। इसी तरह से हर दिन 2 से 3 दिनों के भीतर पंचायत में 5 गांव हैं और हर घर का सैनिटाइजेशन किया जाता है। बताया गया कि गांव में 45 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जिनको नहीं लगी है वो भी वैक्सीन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीका कब लगवाओगे और कैसे लगवाओगे? टीका जी जब कैंप लग जाएगा जब ही लगवा लेंगे। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक ने इसी बात पर जोर दिया कि वो अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। कोई लक्षण हो ना हो, बाकी टीकाकरण हम कराएंगे। अब्दुल्लापुर की तरह हापुड़ जिले में 10 और गांव ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह की सावधानी बरतते हुए खुद को कोरोना से बचा कर रखा। सौभाग्य की बात है कि हमें जिन लोगों को हर बात के लिए सरकार को कोसने की आदत पड़ चुकी है, उनके लिए हापुड़ के दर्जन भर गांवों के लोग मिसाल हैं, क्योंकि उन्होंने महामारी को सिर्फ अपनी जागरूकता के दम पर गांव से दूर रखा है और इसके लिए पहाड़ नहीं तोड़े हैं, बल्कि सिर्फ लोगों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन की अहमियत समझी।